ओके सो नमस्ते दोस्तों, आज हम फिलिप सिडनी के पार्ट 3 में बात करेंगे कि अगर पोइट्री इतनी इंपॉर्टेंट है तो लोग उसके अगेंस्ट इतने क्यों थे। हमने पार्ट 1-2 में हमने समझा कि सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो थे एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री को लेकर। तो अब हमने सवाल है हमारा कि इतने हेटर्स बढ़ क्यों रहे थे जो पोइट को इतना ज़्यादा बुरा मानते थे और पोइट्री को वेस्ट मानते थे कि टाइम वेस्ट होता है। तो चलो इसका आज आंसर कंप्लीट कर ही देते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो लगता है कि पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब कुछ लोगों का कहना ये था कि पोइट्री का कोई प्रैक्टिकल यूज़ तो होता नहीं है लाइफ में। अगर नॉलेज चाहिए तो फ़िलासफ़ी को पढ़ लो, अगर फैक्ट चाहिए तो हिस्ट्री को पढ़ लो। तो पोइट्री क्यों पढ़े? क्योंकि नॉलेज तो हमें फ़िलासफ़ी से मिल जाएगी और हमें अगर अपने हिस्ट्री में जानना है तो वो हम वैसे भी पढ़ ही सकते हैं। तो सिडनी का एक इंटरेस्टिंग सा जवाब सुनना। भाई पोइट्री तेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली है, वो नॉलेज को एक्शन में बदल देती है। एक फ़िलोसोफ़र आपको बता सकता है कि ऑनेस्टी अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक पोएम या स्टोरी आपको किसी ऑनेस्ट कैरेक्टर के थ्रू इंस्पायर करती है। और जब इंस्पिरेशन आती है ना किसी भी चीज़ को लेकर, तब इंसान बदल जाता है। उसके बिलीव्स, उसके अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने लगता है। यानी पोइट्री का पर्पस तो सिर्फ दिमाग को भरना नहीं था, बल्कि उसने उसके इंसान के दिल को ऐसा टच करा कि अब उसका लाइफ को लेकर परसेप्शन चेंज हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्शन था कि जो पोइट होते हैं वो सारे के सारे एक नंबर के झूठे हैं। प्लेटो ने तो इनडायरेक्टली पोइट्स पर चार्ज लगाया ही है कि इनको तो भगा दो, ये तो देश से रहने ही नहीं चाहिए, उनको तो देश से निकालो। तो सिडनी ने यहाँ पे अपनी एक फेमस लाइन रिपीट करी जो कि हमने पार्ट 2 में पढ़ी थी कि द पोइट नथिंग अफर्म्स एंड देयरफॉर नेवर लीड्स। यानी झूठ वही बोल सकता है जो किसी बात को फैक्ट के रूप में प्रेजेंट करे। हिस्ट्री फैक्ट्स क्लेम करती है, साइंस फैक्ट्स क्लेम करती है, लेकिन पोइट कभी ये क्लेम नहीं करता कि उसकी स्टोरी रियल इवेंट है। वो तो अपनी इमेजिनेशन का वर्ल्ड क्रिएट करता है भाई। और पोइट को लायर कहना लॉजिकली तो गलत हुआ। थर्ड ऑब्जेक्शन क्या था? पोइट्री मेक्स पीपल इमोरल। तुमने समझा इसको कि पोइट्री जो है वो लोगों को इमोरल बना रही है। स्टीफन गॉसन का जो मेजर आर्ग्यूमेंट यही था कि वो तो ये मानता था कि ये तो थिएटर है, पोइट्री है, ये लोगों का कैरेक्टर ख़राब कर देते हैं। सिडनी इसी बात से एग्री नहीं करता था। वो कहता था कि अगर यार कोई पोएम इमोरल है तो प्रॉब्लम पोइट्री में नहीं, उस पर्टिकुलर राइटर में है। जैसे एक डॉक्टर मेडिसिन का मिसयूज़ करें तो क्या हम पूरी मेडिकल साइंस को ब्लेम करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर कोई राइटर गलत चीज़ लिखता है, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर की है कि उसने वो चीज़ या वो टॉपिक ऐसा चूज़ करा है क्यों जिससे एक गलत इम्पैक्ट जाए सोसाइटी पर, या वो सोसाइटी को इमोरल बना रहा है। तो वो एक इंडिविजुअल मिस्टेक हो सकती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी राइटर की हुई। इसमें पोइट्री का तो कोई दोष नहीं है। फोर्थ ऑब्जेक्शन, प्लेटो ऑल्सो क्रिटिसाइज पोइट्री। अब ये सबसे डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्शन था क्योंकि प्लेटो जैसा यार महान फिलोसोफर ग्रीक टाइम पे वो पोइट्री को क्रिटिसाइज़ कर चुका था। तो यार सोचने वाली बात है, अगर प्लेटो जैसा अगर मना कर सकता है तो फिर हमें एक बार अपनी पोइट्री को दोबारा तो नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको पढ़ने या ना पढ़े, क्या करें। अब सिडनी क्या जवाब देगा इधर? सिडनी बोलने आया कि भाई प्लेटो को प्रॉपरली समझते ही नहीं है लोग। प्लेटो तो हर पोइट्री के अगेंस्ट नहीं था, प्लेटो सिर्फ उस पोइट्री के अगेंस्ट था जो इमोरल थी, जो लोगों को ट्रुथ से दूर लेके जाती है। आप समझे इस बात को? मैं वापस से कोशिश करता हूँ समझाने की। प्लेटो का सिंपल कंसर्न ये था कि यार पोइट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो इंसान को दूर लेके जाए रियलिटी से। इंसान को जितना हो सके रियलिटी के पास रहना चाहिए। बट यानी सिडनी जो है यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंटली प्लेटो के अपने साइड पार ले आता है। वो आर्ग्यूमेंट एग्जाम के लिए भैया इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अल्टीमेट पर्पस समझ लेते हैं एक बार फटाफट। वो अपने ऐसे का कंक्लूजन कर देता है अपने अकॉर्डिंग। पोइट्री का अल्टीमेट पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो नॉलेज भी है। पोइट्री का रियल पर्पस है टू टीच एंड डिलाइट, एंड थ्रू डिलाइट टू मूव पीपल टूवर्ड्स वर्चुअस एक्शन। ठीक है, हॉरेस बोलता था कि एजुकेशन आएगी लेकिन तुम्हें मज़ा भी उतना आएगा, दोनों का मज़ा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि एजुकेशन भी लो, मज़े भी लो, प्लस एक कॉम्बो आ रहा है। जैसे हम मॉल में जाके बर्गर फ्रेंच फ्राई प्लस एक कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो होता है, सेम वैसे ये बोल रहा है कि आपको सीखना होगा, आपको फिर उसमें डिलाइट मज़ा भी आएगा, प्लस एक कॉम्बो ये होगा कि आपको उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप उतना इंस्पायर हो गए उस चीज़ को पोइट्री को पढ़ते हुए। यानी पोइट्री इंसान को मोरली बेटर बनाती है, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग का मीडियम है। और अब आगे देखते हैं। अब एक बार इसको थोड़ा एरिस्टोटल से भी जोड़कर देखते हैं कि है क्या। एरिस्टोटल आपको याद होगा लिटरेचर को एक्सप्लेन करता है, सिडनी लिटरेचर को डिफाइंड करता है। तो यहाँ पे एक बंदा एक्सप्लेन कर रहा है तो दूसरा डिफाइंड करने पे आ गया। लिटरेचर काम कैसे करता है ये सब एरिस्टोटल पूछता था, सिडनी पूछता है लिटरेचर सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। दोनों थिंकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं एक तरीके से अगर हम देखें तो अगर हम अपने मॉडर्न रेवलेंस से अब एक लास्ट सवाल है कि आज के एआई, यूट्यूब और ओटीटी के ज़माने में सिडनी को क्यों पढ़े।
क्योंकि आज भी डिबेट वही है, कंटेंट सिर्फ एंटरटेनिंग होना चाहिए या मीनिंगफुल भी। सिडनी का आंसर क्लियर है, ग्रेट आर्ट वो है जो ऑडियंस को एंजॉय भी कराए, उसकी सोच को भी बेटर बनाए और कोई स्टोरी देखने के बाद आपके अंदर एम्पैथी बढ़ जाए। अगर कोई नॉवल पढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ को नए एंगल से देखने लगे तो सिडनी के अकॉर्डिंग उस लिटरेचर ने अपना पर्पस अचीव कर लिया है। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हमने फिलिप सिडनी को सिर्फ एक रेनेसा क्रिटिक के रूप में नहीं बल्कि पोइट्री के सबसे पावरफुल डिफेंडर के रूप में समझा। उसने हमें बताया कि पोइट एक क्रिएटर है, पोइट्री इमेजिनेशन की हाईएस्ट एक्सप्रेशन है और ग्रेट लिटरेचर का पर्पस सिर्फ नॉलेज देना नहीं है बल्कि इंसान को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना भी है। तो इसी वजह से एन अपॉलजी फॉर पोइट्री आज भी लिटरली क्रिटिसिज्म का एक टाइमलेस टेक्स्ट माना जाता है। और इसी के साथ ख़त्म होता है फिलिप सिडनी का एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। हमारी सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है।